जी, उसके अंदर ऊपर जो लेयर होगी कोल जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ उसके ऊपर जो लेयर होगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा है नीचे से जहाँ उसी के ऊपर जो है नेचुरल गैस भी होगी और उसी जगह कोल भी होगा। तो ये जो आपकी डायग्राम है, वैसे आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन बाहर इधर बनी हुई है, तो इधर आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस निकल रही है और ऊपर देखें कोल भी ज़खायर है। अभी इन्होंने मज़ीद डिटेल में बताया नेचुरल गैस से जहाँ से निकलती है वहाँ नीचे ही मादनी तेल भी पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल गैस जो है ज़मीन की तह से निकल रही है और ऊपर कोल के रिजर्वॉयर्स मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा है कोल के। अच्छा, और सेपरेटर के ज़रिए सेपरेट किया जा रहा है इस नेचुरल गैस को। अच्छा, वाटर और इस जहाँ जिस जगह से नेचुरल गैस निकल रही है टिपिकली 200 मीटर टू 1000 मीटर्स, तो इधर वाटर जो है वो इसमें से जो पानी है, पानी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ लेके जाया जा रहा है, जबकि जो गैस है वो प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ लेके, क्योंकि नेचुरल गैस के साथ पानी भी मौजूद होगा। तो अगर कोई पानी है तो वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ लेके जाया जा रहा है, जबकि गैस को प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ लेके जाया जा रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का जैसे मैंने आपको बताया ये है होता है मादनी तेल जो ज़मीन की तह से हासिल होता है। मिनरल ऑयल इसलिए ऐसे कहते हैं, पत्थर मिनरल ऑयल यानी पत्थरों के नीचे से हासिल होता है। ठीक है, और मिनरल ऑयल इसको जब साफ़ किया जाए तो ये पेट्रोलियम बन जाता है, अच्छी तरह साफ़ किया जाए। मिनरल ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज़ इन द रिफाइंड फॉर्म, जब इसको साफ़ किया जाए। इट इज़ थॉट टू, अब ये कैसे बना है, तो इट इज़ थॉट टू हैव बीन फॉर्म बाय द slow chemical and biodecomposition of the remains of organic matter found between the sedimentary rocks। अच्छा, sedimentary rocks ये वो rocks होते हैं जो कि समंदर की तह में पाए जाते हैं। होता क्या है, ये sedimentary का मतलब होता है, इनको layered rocks कहते हैं। layered rocks क्या होता है कि समंदर की तह में होता है मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता तह बतह डिपॉजिट होते जाते हैं। पहले एक लेयर लगी मिनरल्स की, फिर दूसरी लेयर्स लगी, फिर तीसरी लेयर, तो इनकी वजह से जो हमारे पास रॉक्स बनते हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो कि लेयर्ड की तरह के, इसमें ये तह बतह बनने वाले पत्थर होते हैं, ये समंदर की तह में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ये समंदर की तह में पाए जाते हैं और इनके दरमियान से ही मिनरल ऑयल निकलता है। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ये समंदर की तह में पाए जाते हैं और उनके दरमियान से ही मिनरल ऑयल या खुदनी तेल निकलता है। तो जारी बात है, फिर आप खुद अंदाज़ा कर ले कि ये तेल कहाँ से निकलता है। तेल भी समंदर की तह से में से निकलता है। जब सेडिमेंट्री रॉक्स जिनके दरमियान ये नेचुरल गैस के ज़खायर पाए जाते हैं ये समंदर की तह में मौजूद होगा, तो जारी बात है कि जो आपके पास खुदनी तेल है ये भी आपको समंदर की तह से ही निकलेगा। ठीक है, तो होता ये है कि इट इज़ थॉट टू हैव बीन फॉर्म बाय द स्लो chemical and biochemical decomposition of the remains of organic matter found between the sedimentary rocks। होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं अगर वो फंस गए हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान, तो उनकी स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन वो होती है जो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, तो उनकी जब ये डिकम्पोजिशन होती है वो टूटते फूटते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास पेट्रोलियम बन जाता है या मिनरल ऑयल बन जाता है। व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड ऑफ ब्लैकिश कलर, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। लेकिन जब ये ज़मीन से निकलता है तो उस वक्त ब्लैकिश, कभी ग्रीनिश ब्लैकिश लिक्विड होता है और उस वक्त हम उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है, खाम तेल कहते हैं। जब हम इसको साफ़ कर देते हैं वो पेट्रोलियम बन जाता है। अब देखिए प्रिंसिपल फ्रैक्शंस ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, ये भी हम अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा, अब हम नीचे वाला पहले पैराग्राफ पे आ जाएं। इट इज़ रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शन। इसको फिर जो हमारे पास जो खाम तेल या क्रूड ऑयल होता है इसको हम साफ़ करते हैं, रिफाइनिंग होती है और फिर हमें मुख्तलिफ पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस मिलते हैं। अभी तक फ़िल वक्त पाकिस्तान में 4 ऑयल रिफाइनरीज़ हैं जो पूरे मुल्क में काम कर रही है। एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो अटक ऑयल रिफाइनरी है, जो कि अटक ऑयल रिफाइनरी जैसे पता चल रहा है अटक रावलपिंडी डिवीज़न में है ना, तो ये रावलपिंडी करीब एक इलाका है मोरगा उधर है और ये 1.25 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल रिफाइनिंग की कैपेसिटी, यानी ये 1.25 मिलियन ऑयल को साफ़ कर सकती है, क्रूड ऑयल को। इसी तरह 2 ऑयल रिफाइनरी जो है वो इस्टेब्लिश कराची करीब है, जो दोनों मिल के 2.13 मिलियन ऑयल को रिफ़ाइन करती हैं। एक और रिफाइनरी है जो कि मुल्तान में के करीब एक इलाका है मोहम्मद कोट, उसके करीब है और उसका नाम है पाक अरब रिफाइनरी। ठीक है, ये अरब के ताउन से बनी होगी, तो ये भी एक रिफाइनरी काम कर रही है।
द क्रूड पेट्रोलियम इज़ सेपरेटेड। अच्छा, अब होता क्या है, जो अभी आगे हम टेबल पे पढ़ेंगे, ये जो क्रूड पेट्रोलियम है इसको सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से इनटू अ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, और हर जो है वो कॉरस्पॉन्ड करती है टू अ पर्टिकुलर बॉइलिंग रेंज। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, क्रूड पेट्रोलियम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि जब हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिक्विड फॉर्म में, तो जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं, हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन हो जाते हैं। जब हम हाई पॉइंट टेम्परेचर देते हैं, हमारे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स अलग-अलग हो जाते हैं। यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट से मुराद है फ्रैक्शंस। तो इस डिफरेंट किसी एक लिक्विड मिक्सचर से उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स का सेपरेट होना कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, ये कंपोनेंट सेपरेट आउट क्यों होते हैं? क्योंकि हर कंपोनेंट का एक खास बॉइलिंग पॉइंट होता है और उस पर वो बॉयल करके अलग हो जाते हैं। समझ आ गई? तो मैं आपको अपने मेरे ख्याल में एट्थ में भी मेरे ख्याल में ये पढ़ी होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, 7th क्लास में, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता है कि एक लिक्विड मिक्सचर है, उसको हमने हीट किया, हीट करने पर उसके हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे उस कंपोनेंट का वो बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा, वो वेपराइज फॉर्म में आएगा और फिर वो ठंडा होकर अलहदा हो जाएगा। तो ये जो एक हमारे पास लिक्विड मिक्सचर है, उसके जो कंपोनेंट्स का अलहदा होना है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम इधर ये टेबल पढ़ लेते हैं। टेबल देखिए, ये जब हमने क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस करते हैं तो हमारे पास, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो मैंने आपको बड़ा मतलब अच्छी तरह समझा दी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है। जो क्रूड ऑयल हमारे पास ऊपर से ऑब्टेन हुआ, उसको हमने बहुत अच्छा, हमने इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हाई टेम्परेचर दिया, तो हर कंपोनेंट था उसकी एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट रेंज थी, उसकी वजह से ये कंपोनेंट्स अलग-अलग वो वेपराइज होता है, वो कंपोनेंट वेपराइज होता है और फिर ठंडा करके वो अलग हो जाता है। ठीक है, पहले गर्म होता है, उड़ता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है तो वो अलग हो जाता है बाकी से। ठीक है, तो ये सारी फ्रैक्शंस हैं जो जब हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें ये सारी फ्रैक्शंस ऑब्टेन होते हैं, यानी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ईथर, लिग्रोइन और नेप्था, गैसोलीन, केरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ग्रीसेस, पैराफिन, एसफाल्ट और पेट्रोलियम के। अच्छा, आप देखते हैं हर फ्रैक्शन की एक ख़ास बॉइलिंग पॉइंट रेंज है। यहाँ पर हर एक की अपनी कंपोजिशन है और हर एक के अपने यूजेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्स्ट फ्रैक्शन यानी नेचुरल गैस की बात करें, तो जो नेचुरल गैस है उसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज ऊपर लिखा है सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। अच्छा, इसकी कंपोजिशन क्या है? CH4 से लेकर C4H10, यानी कार्बन 4 से लेकर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक की फ्रैक्शंस इसके अंदर पाई जाती है। इसके यूज़ क्या है? ये ईंधन के तौर पे यूज़ होती है नेचुरल गैस, हमें पता है। पेट्रोकेमिकल्स, ऐसे केमिकल जो पेट्रोलियम से बने तो उनको हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल। मिसाल के तौर पे वैसलीन, जो आप पेट्रोलियम जेली यूज़ करते हैं, ये भी तो पेट्रोकेमिकल है ना, पेट्रोलियम से बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी फ्रैक्शन की बात करते हैं, वो है पेट्रोलियम ईथर। इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज 20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इसकी आप कंपोजिशन देख ले, C5 से लेकर C6, यानी ये कार्बन 5 वाला है इसके अंदर फ्रैक्शन और कार्बन 6 वाली फ्रैक्शन है, और इसको सॉल्वेंट के तौर पे इन चीज़ों को हल करने के लिए इस्तेमाल होता है। देन है लिग्रोइन और नेप्था। लिग्रोइन और नेप्था, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है 60 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी कंपोजिशन जो है C6H14 से लेके C7H16 तक है। अच्छा, इसको सॉल्वेंट या रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल, रॉ मटेरियल का मतलब है बहुत सी दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको लेग्रोइन और नेप्था कहते हैं। देन है गैसोलीन। ये मैं आपको बताऊं कि गैसोलीन जो पेट्रोल इसका जो कॉमन नेम है पेट्रोल कहते हैं गैसोलीन को। ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज 40 to 220 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसमें ये सारी पाई जाती है, या C4H10 से लेकर C3H28 तक पाई जाती है, और इसमें C6H14 से लेकर C8H, ये ज़्यादा मतलब ये सारी है, C4 से लेकर C13 तक की फ्रैक्शंस पाई जाती हैं। लेकिन इसमें ज़्यादातर कौन सी फ्रैक्शन पाई जाती है? C6 से लेकर C8 तक की ज़्यादातर इसमें पाई जाती है। ठीक है, और ये आपको पता है मोटर फ्यूल, गाड़ियों का फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है। देन नेक्स्ट फ्रैक्शन है कैरोसिन। जैसे आपको पता है मिट्टी का तेल होता है, तो 175 to 325 इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, इस पे ये बॉयल होती है ये फ्रैक्शन, और इसकी कंपोजिशन है
H8 से लेकर C4 H13 तक है। और इसको भी हीटिंग फ्यूल था, आमतौर पे जहाज़ों में ये यूज़ होता है कैरोसिन ऑयल फ्यूल के तौर पे, ये हीटिंग फ्यूल है। देन गैस ऑयल, इसको आप कह सकते हैं, गैस ऑयल का दूसरा नाम जो है वो डीजल ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। डीजल ऑयल ये भी आपको पता है गाड़ियों के फ्यूल के तौर पे यूज़ है। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है 275 से बड़ा है। इसका जो कंपोजिशन है C12 से लेकर C8 18 तक है। और इसको डीजल के तौर पे यूज़ किया जाता है और हीटिंग फ्यूल चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, आपको पता होगा, ये आपने टीवी में पढ़ा होगा, कार्टेक्स या फलाना, ये ग्रीस ऑयल है। आपको पता है ये जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, ये जो भी पार्ट्स होते हैं और मशीनों के, ये अगर एक दूसरे टकराते रहते हैं ना तो इसकी वजह से तो आवाज़ पैदा हो जाती है। तो जिसे कहते हैं फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से, रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आवाज़ पैदा होती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए इनके दरमियान कुछ ग्रीस ऑयल, कुछ ऑयल्स डाले जाते हैं। इवन आप अपने घर की एग्जाम्पल ले लें कि सिलाई मशीन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से आवाज़ पैदा होना शुरू होती है, तो आप ऑयल डालते हैं ना, तो इसी तरह जो हैवी पार्ट्स ऑफ मशीनरी आपस में टकराते रहते हैं, उनमें से आवाज़ पैदा होती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीस ऑयल गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो ये इससे हासिल होती है पेट्रोलियम से। और ये विस्कस लिक्विड है, थिक कलर का लिक्विड होता है, ठीक है। और इसकी जो फ्रैक्शन है ये C8, ये जो एरो है ये ग्रेटर देन का साइन है कि C18 H38 तक है। और ये लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है। लुब्रिकेशन का मतलब है कि आवाज़ जो है वो रिड्यूस हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसके बाद एक और फ्रैक्शन इसकी पैराफिन। इसमें ये चूँकि जो चीज़ देखो, जो कुछ चीज़ गैसियस फॉर्म में होती है ना उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, उसके लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है। जो पैराफिन है, हाँ जी, तो जो नहीं, बल्कि जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। लिक्विड को हम बॉयल करते हैं, लेकिन जो सॉलिड चीज़ होती है उसको तो हम मेल्ट करते हैं ना। तो ऊपर जितनी फ्रैक्शंस थी, नेचुरल गैस, ईथर, लिग्रोइन, गैसोलीन, नेफ्था, इसको हम बॉयल करके हमने इनको हासिल किया, ठीक है। लेकिन जो आखिर में रह गया पैराफिन जो है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो इसको हम मेल्ट करके इसकी फ्रैक्शन को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। ऊपर बॉइलिंग पॉइंट रेंज की बात हुई थी क्योंकि इनको हम बॉयल करके अलहदा करते हैं, लेकिन इधर मेल्टिंग पॉइंट रेंज बताई गई 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सॉलिड से लिक्विड में आता है पैराफिन, ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन है C23 से लेकर C29 तक है। और ये वैक्सी प्रोडक्ट्स होते हैं, मोम की तरह के प्रोडक्ट्स को बनते हैं। इसको पिघला के, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको मेल्ट करके हम इसको लिक्विड मोमी सा बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट फ्रैक्शन है एस्फाल्ट, और इसको पेट्रोलियम केक भी कहते हैं। ये होता ही सॉलिड फॉर्म में है, ये रेजिड्यू है, यानी सारी फ्रैक्शंस जब निकल जाती हैं तो बाकी आखिर में यही बचता है, एस्फाल्ट और पेट्रोलियम केक। और इसका क्या यूज़ है रूफिंग के लिए, ये जो छतें बनाते हैं ना उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। पेविंग, ये जो सड़कें बनती है इसको इसमें सड़कों को हमवार करने के लिए इस्तेमाल भी होता है। फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट, फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है, इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यही आज का आपका लेक्चर है। इसको अच्छी तरह आप पढ़ें, इसको अच्छी तरह याद कर लें। ये टेबल भी आपको आना चाहिए, याद आना चाहिए। कल मैं आपसे सबसे पहले सुन कि अभी मैं आपको एक और इसके साथ वीडियो भेजूँगी, इसमें आपको मैं ये बताऊँगी कि कैसे आपने इसकी हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। ओके।